लास्ट क्लास में क्या हुआ था बाबू? Stabilized approach. हम्म, ADAS approach. ADAS अप्रोच हो गया था सर। ADAS अप्रोच हो गया। तो उसमें कहीं किसी को कोई दिक्कत है? Anybody is having any doubt in ADAS approach? Am I audible? Plus? Yes sir. Yes, sir. Good afternoon, sir. Afternoon. तो आज हम लोग सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स अप्रोच के ऊपर आएंगे। सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स अप्रोच। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स अप्रोच में हम लोगों को पढ़ना क्या है? सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स। इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले मैं थोड़ा आप लोगों से कुछ पॉइंट्स के ऊपर बात कर लूं। और वो है क्या कि देखिए, आपकी इकोनॉमी में लीकेज और इंजेक्शन, ये दो कॉन्सेप्ट्स हैं। लीकेज एंड इंजेक्शंस। आई एम टॉकिंग अबाउट लीकेज एंड इंजेक्शंस। नाउ व्हाट इज लीकेज एंड व्हाट इज इंजेक्शन? तो लीकेज का मतलब हुआ कि वो जो फ्लो ऑफ मनी है, उसमें से जब कुछ पैसा निकल गया, उसमें से जब पैसा बाहर आ गया, तो उसको हम लोग कहते हैं लीकेज। और इंजेक्शन का मतलब क्या हो गया कि जब आप उस फ्लो ऑफ इनकम में या फ्लो ऑफ मनी में कुछ पैसा इन्फ्यूज करते हैं, कुछ पैसा जब आप डालते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं इंजेक्शन। राइट। तो ये जो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स है, ये सेविंग्स क्या है? सेविंग्स किसको रिप्रेजेंट करता है? मान लीजिए आपके पास कुछ इनकम हुआ, आप उसमें से एक पार्ट को कुछ आपने कंज्यूम कर लिया, कुछ पार्ट को आपने सेव कर लिया। यानी कि जो भी इनकम आपके पास आया, पूरा का पूरा इनकम वो फ्लो के तौर पे नहीं गया आपकी इकोनॉमी में। सर्टेन पार्ट ऑफ द इनकम व्हिच यू हैव जनरेटेड इज केप्ट असाइड इन द फॉर्म ऑफ सेविंग्स। राइट। तो वंस यू हैव मेड सेविंग्स, तो इट इज नोन एज लीकेज। वो आपके इकोनॉमिक फ्लो का जो नेक्स्ट साइकिल होगा, जो नेक्स्ट राउंड होगा, उससे वो बाहर निकल गया, इसलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं? लीकेज कहते हैं। इंजेक्शन क्या है बाबू? जो हमने सेविंग्स किया, उस सेविंग्स को हम इकोनॉमी में दोबारा से डाल रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड इंजेक्शन। और इन्वेस्टमेंट्स जो है वो इंजेक्शन है। तो अगर आपकी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में रहना चाहती है, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या होगा? इसके लिए इंपॉर्टेंट ये होगा कि आपकी इकोनॉमी का जो सेविंग्स है, वो आपकी इकोनॉमी के इन्वेस्टमेंट्स के बराबर हो जाए। Savings of the economy becomes equal to the investments of the economy. Right? अब सेविंग्स को जैसा मैंने बताया, ये लीकेज को रिप्रेजेंट करता है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? लीकेज को। और ये इंजेक्शंस को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि आपकी इकोनॉमी में कितना पैसा गया। तो आपकी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे उसी कंडीशन में होगी जब लीकेज और इंजेक्शंस ये दोनों बराबर हो जाए, या सेविंग्स बराबर हो जाए किसके? इन्वेस्टमेंट्स के। Am I clear? Yes, sir. तो अब हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और अब इसके कर्व को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग्स के कर्व के सहारे कि हमारी इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम किस पॉइंट पे होगा।
वाई एक्सिस पे हम लोग सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स दोनों पर रख रहे हैं। अब आप देखिए, ध्यान से देखने की और समझने की कोशिश करेंगे आप लोग कि चूंकि हमने बताया था कि एग्रीगेट डिमांड के कॉन्सेप्ट में हम लोग सिर्फ और सिर्फ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट्स को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? ऑटोनोमस Autonomous investment. अब ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का, हाँ, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हो गया? एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जो इनकम पे डिपेंडेंट ना हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ इनकम वो इन्वेस्टमेंट होगा, उसको हम लोग ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट्स कहेंगे। जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी उतना ही होगा, इनकम बढ़ेगा तो भी इन्वेस्टमेंट्स उतना ही होगा। मतलब दिस इनकम इज नॉट गाइडेड बाय द लेवल ऑफ इनकम और द प्रॉफिट्स। अब आप देखिए, मैं एक कर्व बना रहा हूं और जिसको मैं नाम दूंगा सेविंग्स कर्व। ये मैंने सेविंग्स कर्व बनाया। कौन सा कर्व है? सेविंग्स कर्व। Saving card. ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सेविंग्स और इनकम के बीच में क्या रिलेशन है? सेविंग्स और इनकम के बीच में क्या रिलेशन है? द मोर यू अर्न द मोर यू सेव। पॉजिटिव रिलेशन सर। पॉजिटिव रिलेशन, वेरी गुड। तो वही मैं कह रहा हूं कि द मोर यू अर्न द मोर यू सेव। ज्यादा इनकम ज्यादा सेविंग्स, कम इनकम कम सेविंग्स, डायरेक्ट रिलेशन है। क्लियर है एकदम? Yes, sir. यस सर। यही कारण है कि जो सेविंग्स का कर्व है ये पॉजिटिव स्लोप है, नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। लेकिन अगर आप नोट करें तो ये वाला जो हिस्सा है, दिस इज व्हाट? ये क्या है? It represents this saving. ये दिस सेविंग्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है? क्योंकि यहाँ पे सेविंग्स माइनस में है। Yes. ऋषभ माइक म्यूट करो। हेलो हेलो। Yes, sir. यस सर। तो ये जो रेड वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, ये सेविंग्स के नेगेटिव वैल्यू को शो करता है। किसके नेगेटिव वैल्यू को शो करता है? सेविंग्स। Saving. तो सेविंग्स का जो नेगेटिव वैल्यू होगा वो क्या कहलाएगा? This saving. हेलो। Yes, sir. यस सर। यस सर। वो कहलाएगा डिस सेविंग्स। राइट? अब क्या हुआ? अब आप देखिए तो आप नोटिस करेंगे कि यहां पर इस पॉइंट पे ब्लू लाइन दिख रही है आपको? Yes, sir. यस सर। तो ये ब्लू लाइन पे सेविंग्स का वैल्यू क्या हो गया? Zero. जीरो।
जीरो। इस ब्लू लाइन पे s इज इक्वल टू 0। Yes, sir. Yes, sir. सेविंग्स यहाँ पे कुछ है क्या, सोच के बताओ। दोनों गैप। No, sir. No, sir. यहाँ पे सेविंग्स 0 है, तो अब ये सेविंग्स जब 0 है तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, y इज इक्वल टू सी प्लस एस। Yes, sir. तो जब आप कह रहे हैं सेविंग 0 है, इसका मतलब इस पॉइंट पे y इज इक्वल टू सी है। Yes, sir. Yes, sir. नहीं आया समझ में क्या? सर रिपीट कीजिएगा। अरे ये जो ब्लू लाइन जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, तो ये जो छोटा सा ब्लू लाइन है ये एक्स एक्सिस पे, वहां पे सेविंग्स का वैल्यू कितना होगा? 0। 0. सेविंग्स का वैल्यू 0। तो y इज इक्वल टू क्या होता है? Y is equal Plus to S. C plus C S. plus S. y इज इक्वल टू सी प्लस एस। अब मान लीजिए y 100 है, सेविंग्स 0 है, तो कंजम्पशन कितना होगा? 100. वही तो लिखे, y इज इक्वल टू क्या हो गया, y इज इक्वल टू सी होगा। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. y इज इक्वल टू सी होगा। Yes, sir. कॉन्सेप्ट क्लियर है एकदम? तो जहां पे सेविंग्स कर्व एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, वहां पे हमारा y इज इक्वल टू सी होगा। y इज इक्वल टू सी, और इसको हम लोग कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। अब आप ब्रेक इवन पॉइंट क्यों कहेंगे इसको? ब्रेक इवन पॉइंट इसलिए कहेंगे क्योंकि अब जो आपकी इकोनॉमी में लेवल ऑफ इनकम है, वो इतना है कि वो कंजम्पशन को फुलफिल कर पाए। मतलब क्या कि अब जब वो कंजम्पशन को फुलफिल कर पाए, मतलब अब पास्ट सेविंग से कंजम्पशन करने की जरूरत नहीं है। वी हैव रीच्ड अ स्टेज वेयर देयर इज नो नीड फॉर consuming from your past savings. Now our income is sufficient to meet our current consumption. Is it clear? Yes. Yes, sir. यस सर। अब आप क्या देख रहे हैं, इस लेवल के बाद से जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे आपका सेविंग्स भी क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। Increase हो रहा है. अब आप आइए इस पॉइंट पे, यहां पे आप क्या देख रहे हैं, S इज इक्वल टू आई देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? Yes, sir. मतलब क्या हुआ कि हमने जितना सेविंग्स किया, वो पूरा का पूरा सेविंग्स हमने इन्वेस्टमेंट पे लगा दिया, राइट? Yes, sir. तो इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम पॉइंट तो यही ना होगा जहां पे सेविंग्स जो है वो इन्वेस्टमेंट के बराबर है। अब इसके ऊपर का हिस्सा क्या शो करेगा, इसके ऊपर का हिस्सा ये शो करेगा कि सेविंग्स ज्यादा है और इन्वेस्टमेंट्स कम है। कम है. इसके नीचे का हिस्सा क्या शो करेगा कि सेविंग्स कम है और इन्वेस्टमेंट Invest ज्यादा ज्यादा है. है। यस और नो? Yes, sir. यस सर।
ये वाला पूरा हिस्सा क्या शो करेगा कि सेविंग्स कम है और इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। ज्यादा अब थोड़ा कॉमन सेंस यूज करना है। इसके ऊपर वाला ये जो रेड लाइन है जहां पे S इज इक्वल टू आई है, उसके ऊपर में क्या है, सेविंग्स ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट कम है, मतलब इंजेक्शन ज्यादा हो रहा है और सॉरी लीकेज ज्यादा हो रहा है और इंजेक्शन कम हो रहा है। नीचे वाले हिस्से में क्या हो रहा है, यहां पे आपका क्या हो रहा है बताइए, इंजेक्शन ज्यादा है, हो रहा लीकेज कम है, लीकेज इंजेक्शन कम है। लेकिन इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम मैंने बताया था किस पॉइंट पे होगा, उस पॉइंट जहाँ पे पर होगा S इज इक्वल टू जहां पे इन्वेस्टमेंट। S इज इक्वल टू आई, मतलब सेविंग्स बराबर इन्वेस्टमेंट्स या इन्वेस्टमेंट इंजेक्शन बराबर लीकेज। 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 क्लियर है, कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। ठीक है, इस कर्व को ड्रॉ कर लीजिए। हो गया सर। ठीक है, तुम्हारा हो गया, जिनका नहीं हुआ उनको करने दो। सर जो ये ब्लैक से सब मार्क किया है एस ग्रेटर देन, वो आई इज ग्रेटर देन एस, तो दूसरा ऊपर वाला पार्ट कि नीचे वाला पार्ट होता है? नीचे वाला। नीचे वाला पार्ट है बाबू, एस इज स्मॉलर देन इन्वेस्टमेंट। ये वाला जो पॉइंट है बाबू, ये इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट, उसके नीचे के हिस्से में क्या है, इन्वेस्टमेंट बड़ा है और सेविंग्स कम है। छोटा। यस सर। रोल नंबर 19। यस सर, समझ गया सर। ठीक है, और ये इक्विलिब्रियम के ऊपर वाला जो पॉइंट है वो क्या शो करेगा कि भाई सेविंग्स ही बड़ा है और इन्वेस्टमेंट कम है। छोटा कम है। ओके सर। कलरफुल होने से ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाता है। यस यस सर। बन गया सबका? यस सर। ब्रेक इवन पॉइंट क्या है? जहाँ पे S इज इक्वल टू 0। S इज इक्वल टू 0 या Y इज इक्वल टू 0 C प्लस S। C। Y इज इक्वल टू C। यस सर। रोल नंबर 15। यस सर। रोल नंबर 15 यस सर। क्या? यस सर, Y इक्वल टू C। ब्रेक इवन पॉइंट पूछ रहे थे ना जी, तो ब्रेक इवन पॉइंट में S का वैल्यू 0 होगा, तो वहां Yes, पे sir. Y इज इक्वल टू क्या होगा? C। C होगा। यस सर। अच्छा, ADAS अप्रोच से और सेविंग्स इन्वेस्टमेंट अप्रोच का जो कर्व है, दोनों में कॉन्सेप्ट क्लियर है? दोनों में क्या डिफरेंस है? सर दोनों में यही डिफरेंस कि वहां पर इक्विलिब्रियम होगा जहां पर AD इज इक्वल टू AS होगा, बट सर इसमें इक्विलिब्रियम होगा जहां पर S इज इक्वल टू I होगा, लीकेज इज इक्वल टू इंजेक्शन। आगे बढ़े क्या हम लोग? यस सर। अच्छा, एक चीज देखो तो, स्टडी मैथ में क्या एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई में और क्या क्या टॉपिक दिया हुआ है, देखो तो एक बार। सर इसमें अंडर एम्प्लॉयमेंट फुल एम्प्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। और बताओ। बस हो गया? हेलो?
सर यस सर, मॉड्यूल चेक कर रहे हैं। यस सर। हम्म, खुशी तुम मॉडल नहीं चेक कर रही है, तुम क्या कर रही है? हु इज चेकिंग द मॉड्यूल? निकिता सर Yes, sir. कॉन्सेप्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट और थ्योरी ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, बस इतना ही है मॉड्यूल में। तो जितना हम पढ़ा दिए उतना तो होगा ही ना, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। बस कॉन्सेप्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट से बाकी है, फुल हाँ, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट, वो- अंडर एम्प्लॉयमेंट। इनवॉलंटरी वो- एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट। हाँ ठीक है, वो कोई इम्पोर्टेंट चीज नहीं है। और इससे रिलेटेड मैं एक चीज और आपसे शेयर कर दूं। आप देखिए कि हम लोग थोड़ा चेंज इन एडी कर्व की बात करें। किसकी बात करना है हम लोगों को? चेंज इन एडी का एडी का एडी कर्व। अब आपसे एक सवाल, एडी कर्व चेंज करेगा तो क्या इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ द इकोनॉमी नहीं चेंज करेगा? सर करेगा। पड़ेगा सर। पक्का? अच्छा, चेंज इन एडी का मतलब क्या हुआ? सर एग्रीगेट डिमांड का कर्व या तो ऊपर शिफ्ट करेगा या तो नीचे शिफ्ट करेगा। मतलब शिफ्ट होगा, इसमें मूवमेंट नहीं होगा। सब मूवमेंट। इसमें मूवमेंट होगा या शिफ्ट होगा, क्या होगा? क्लास आंसर चाहिए मुझे। चेंज इन एग्रीगेट डिमांड कर्व, सर इसमें मूवमेंट होगा। सर मूवमेंट मूवमेंट होगा। होगा। तो खुशी, तो तुम बोली कि ऊपर जाएगा, शिफ्ट ऊपर करेगा फिर नीचे करेगा। सॉरी सर। मूवमेंट का मतलब तो एक ही डिमांड कर्व पे ऊपर नीचे जाना, और शिफ्ट का मतलब नया डिमांड कर्व बनना। यस सर। तो दोनों में से क्या होगा? मूवमेंट होगा सर। सर शिफ्ट होगा। क्या है? रोल नंबर 19 कैसे शिफ्ट होगा और क्यों होगा शिफ्ट? मूवमेंट नहीं होगा, शिफ्ट ही होगा। शिफ्ट का यहाँ पे देखिए चेंज है, क्वांटिटी चेंज इन तो है नहीं ना, ये चेंज इन एग्रीगेट डिमांड कर्व है। तो चेंज इन एग्रीगेट डिमांड कर्व या तो ऊपर या तो नीचे। खुशी, व्हाई यू आर सो कंफ्यूज्ड? सर आप ही तो बोले। हम बोले? हम शिफ्ट कर देते सर। सर हम सही बोले थे। हाँ, तो क्यों क्यों नहीं उस पे रही? मतलब अभी तो मेरे पास है। जो बोली थी उस पे कायम रहना चाहिए था ना। यू शुड हैव स्टक टू व्हाट यू हैव सेड। यही होता है एग्जामिनेशन में, आदमी सही आंसर लिख देता है, बगल वाला गलत आंसर लिख, अच्छा ठीक है वो लिखा है, हम भी अपना आंसर चेंज कर देते हैं। सही आंसर लोग काट के गलत लिख देता है। अब देखिए है क्या, टू स्टार्ट विथ मैंने एक एग्रीगेट सप्लाई कर्व बनाया जो कि एक 45 डिग्री लाइन है। लाइन स्ट्रेट है मेरे ख्याल से। यस यस एग्रीगेट सप्लाई कर्व
ये एक 45 डिग्री लाइन है। अब आपको क्या बनाना है, एक एग्रीगेट डिमांड कर्व बनाना है। ये एडी कर्व हो गया, ठीक है। इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम कहाँ पे हुआ, यहाँ पर हुआ। यस सर, Point of intersection. इंटरसेक्ट किया। ये वाई लेवल ऑफ इनकम हुआ, यही ना इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है, जहां पे एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट एग्रीगेट सप्लाई है। यस सर। इसको हम लोग पॉइंट ई मान लें। क्या मान लें, पॉइंट पॉइंट ई। पॉइंट ई। अब क्या हुआ कि डिमांड कर्व में शिफ्ट हुआ, चेंज हुआ। तो चेंज सपोज कीजिए कि डिमांड आपकी इकोनॉमी में बढ़ गया, ये नया डिमांड कर्व आ गया, यस और नो। यस सर। सर। तो इसको हमने नाम दे दिया AD1 का। क्या नाम दे दिया, AD1। अब ये जो डिमांड कर्व है, ये नया इक्विलिब्रियम कहां पे बना रहा है, E1 पे, वहां पे जाओ। इस पॉइंट पे बना रहा है, जिसको हमने Yes, sir. नाम दे दिया E1। क्या नाम दे दिया, E1। अब देखिए तो क्या हुआ, इनकम का लेवल बढ़ गया। इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम लेवल क्या हो गया, इंक्रीज। इंक्रीज किया ना। यस सर। अब आपने इन्फ्लेशन वर्ड सुना है क्या, इन्फ्लेशन। यस सर। यस सर। सब ऐसे चुप हो जैसे कि कुछ नया चीज पढ़ा रहे जी, कि चुप इसलिए हो कि कहीं हाँ बोलेंगे तो कहीं क्वेश्चन पूछ दे सर। क्या जी, नो सर। बाकी 4-5 लोग को तो छोड़ के कोई क्लास में है नहीं लगता है, बाकी लोग तो खाली उपस्थिति दर्ज करने के लिए है क्या। हेलो, यस सर। यस सर। यस सर। इन्फ्लेशन का मतलब क्या हो गया, राइज इन द लेवल ऑफ प्राइस। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होगा, राइज इन द लेवल ऑफ प्राइस। अब आप ये देखिए, रोल नंबर 27। यस सर। ये जो राइज इन द लेवल ऑफ प्राइस है, तो प्राइस क्यों बढ़ा, क्योंकि लोगों का इनकम लेवल बढ़ गया, क्योंकि लोगों का इनकम लेवल बढ़ गया। इनकम बढ़ने से उन्होंने डिमांड बढ़ा दिया, नया इक्विलिब्रियम लेवल आ गया ऊपर में। अब आप क्या देख रहे हैं इसमें, कि मैं एक वर्ड लिख रहा हूं, इन्फ्लेशनरी गैप। मतलब एक ऐसा गैप जो इन्फ्लेशन को रिप्रेजेंट करता है, जिसकी वजह से प्राइस राइज होगा। तो ये जो आप गैप देख रहे हैं, ये जो पुराना वाला इक्विलिब्रियम पॉइंट था, जब आप उसको मिलाएंगे, तो ये जो गैप जो आप देख रहे हैं, दिस पर्टिकुलर गैप, राइट, ये जो गैप है, दिस गैप इज नोन एज व्हाट, इन्फ्लेशनरी गैप। गैप। मतलब इतना डिमांड बढ़ गया तो सप्लाई उस हिसाब से नहीं हो पाया, तो ये जो सप्लाई डिमांड मिसमैच है, दैट मिसमैच इज रेफर्ड टू एज इन्फ्लेशनरी गैप। इज इट क्लियर क्लास? यस सर। यस सर।
तो ये हो गया इंक्रीज इन डिमांड। अब आइए हम लोग नेक्स्ट कर्व बनाते हैं। अपने मन से हो जाता है इधर उधर। y है और x, इसमें भी सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग? एग्रीगेट एग्रीगेट सप्लाई कर्व को बना लेना है फर्स्ट ऑफ ऑल। एग्रीगेट सप्लाई कर्व। अब एग्रीगेट डिमांड ड्रॉ करेंगे। डिमांड कर्व। इक्विलिब्रियम कहां पर आया? पॉइंट इस पॉइंट पे। इसको हमने नाम दे दिया पॉइंट ई। अब ई पॉइंट को सीधा हम लोग मिला दें y लेवल ऑफ इनकम। अब क्या कह रहा है कि भाई डिमांड जो है वो घट गया, चेंज इन एग्रीगेट डिमांड वो घट गया। तो घटा तो क्या होगा? देखिए नीचे की ओर आ जाएगा। डिमांड नीचे। ठीक है, इसको हमने Yes. नाम दे दिया AD -1। क्या नाम दे दिया हमने? AD AD -1। -1। तो अब एक नया इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पर आया। यस सर। इसको हमने नाम दे दिया E -1। E -1। अब ये वाला पॉइंट जब इसको आप नीचे मिलाएंगे तो आप क्या देख रहे हैं? लेवल ऑफ इनकम घट गया। घट गया है। लेवल ऑफ इनकम घट गया। घट गया है। क्यों घटा? क्योंकि एक्चुअली में जब इनकम घटा तो हमारा जो पहले का प्रीवियस जो डिमांड लेवल था वो डिमांड कम हो गया। कम हो तो गया। जब डिमांड कम होगा तो प्राइसेस फॉल करेगा। तो जब प्राइसेस फॉल करेगा तो उसको हम लोग डिफ्लेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिफ्लेशन। डिफ्लेशन। और गैप को डिफ्लेशन से जो बना हुआ गैप होगा उसको हम लोग डिफ्लेशनरी गैप कहेंगे। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट Yes. हुआ, ये वाला जो पॉइंट हुआ जो डिमांड सप्लाई मिसमैच को रिप्रेजेंट करता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? दिस गैप, इसको हम लोग कहेंगे डिफ्लेशनरी गैप। क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। कोई दिक्कत? बोलो हाँ या ना। नो सर। नो सर। ठीक है, अब लास्ट में एक टॉपिक और है, देख लीजिएगा। इकोनॉमी को इक्विलिब्रियम या इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम किस पॉइंट पे होता है? हमने पढ़ा इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम होगा उस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे AD इज इक्वल टू AS होगा। AS। यस होगा। जहां पे AD इज इक्वल टू AS होगा। यही ना इक्विलिब्रियम का पॉइंट? यस सर। तो डिसइक्विलिब्रियम कहां पर हो जाएगा? जहां पे AD AD is not equal to AS। इक्वल टू AS। यस सर। ये हो गया डिसइक्विलिब्रियम। यस सर। अब AD नॉट इक्वल टू AS, इसमें दो सिनेरियो बनेगा।
एक या तो AD ग्रेटर देन AS yes sir, और B AD AD लेस देन AS। less than yes, तो जब AD ग्रेटर देन 1 होगा तो इन्फ्लेशनरी गैप बनेगा। अभी पढ़े थे ना जी। yes sir, yes sir, और जब AD लेस देन AS होगा तो क्या होगा? deflationary gap, डिफ्लेशनरी गैप। gap बनेगा, क्लियर है कॉन्सेप्ट? yes sir, yes sir. तो इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप इकोनॉमी के डिसइक्विलिब्रियम के स्टेट को शो करता, जहां पे एग्रीगेट डिमांड बड़ा है एग्रीगेट सप्लाई से और डिफ्लेशनरी गैप में एग्रीगेट डिमांड छोटा है एग्रीगेट सप्लाई से। कोई डाउट? क्लास, डू यू हैव एनी डाउट? no sir, समथिंग दैट यू वांट No, टू sir. आस्क, जो अभी तक हमने पढ़ा आज के क्लास में? डाउट है तो बताओ कोई। सर हम इन्फ्लेशनरी लोग गैप क्या होता है? हाँ बोलो। सर इन्फ्लेशनरी गैप का जो बन रहा है सर, तो उसमें प्राइस के ऊपर है कि सर डिमांड के ऊपर है? क्या बोल रहे हो? सर जैसे हम लोग का जो इंक्रीज और डिक्रीज दिखा रहे हैं यहाँ पे, सर जो इंक्रीज करता है डिमांड वो प्राइस के बेसिस पे हो रहा है ना सर, जो गैप दिखा रहे हैं हम लोग। हम्म। तो जो प्राइस में राइज हो रहा है या आपकी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हो रहा है, वो उसी गैप की वजह से हो रहा है। वो उतने से जो डिमांड बढ़ गया और डिमांड सप्लाई मिसमैच हो गया, उसकी वजह से प्राइस का बढ़ना हो गया। और डिफ्लेशनरी गैप क्या है? वो जो आपकी इकोनॉमी में प्राइस कम हो रहा है, वो प्राइस इसलिए कम हो रहा क्योंकि जितना पहले डिमांड था उसके मुकाबले डिमांड अभी कम हो गया, इसलिए वो Yes, sir. प्राइस गैप हो गया। और वो जो प्राइस फॉल करने की वजह से मतलब वो डिफ्लेशनरी गैप बना, वो रिप्रेजेंट करता है उसको। Something that you want to ask more?